I am not an engineer, neither I am an expert of all engineering activities. मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे इंजीनियर बनने की इच्छा थी, पर मुझे 50% से कम मार्क मिलने के कारण मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। वो 75 इमरजेंसी लगी थी और उसमें इमरजेंसी के खिलाफ मैं काम कर रहा था तो मेरा परसेंटेज कम हो गया। पर अभी बहुत दिन काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगा हूं और मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा इंप्रेशन है कि मुझे इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज्यादा समझता है और न समझते हुए भी वो इंप्रेशन मेंटेन हो ऐसी मैं कोशिश करते रहता हूं। एक बात निश्चित है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए रिसर्च और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चांदसूरे जी मैं जब था तब भी बड़े एक्टिव थे और मैं अक्सर उनको बोलता था कि कौन सी ग्रेड मिलनी चाहिए इसके बारे में बहुत एक्टिव रहे, पर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ग्रेड सुधरना चाहिए इसके लिए वो ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। एक निश्चित रूप से है कि चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, हमारे गवर्नमेंट में हमको फुल टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करनी चाहिए जिसमें रिसर्च पर, ट्रेनिंग पर, इनोवेशंस पर काम हो। नॉलेज इज अ इंपॉर्टेंट पावर। द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, and conversion of knowledge into wealth is the future. रोड कांग्रेस में, रोड कंस्ट्रक्शन में मैं 11 साल मंत्री था, अभी भी हूं, पर मेरे ध्यान में कुछ गलतियां आने के लिए 11 साल लगे। जब रोड बनता है तो रोड का डायवर्शन बनता है, तो जो रोड का जो अभी 3-3 साल 5-5 साल डायवर्शन वैसे ही चलता है और हेवी ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, और जो रोड पर जो ट्रैफिक है उसके लिए रोड का जो डिजाइन है उसके कई गुना बहुत ही लाइट डिजाइन बनता है डाइवर्शन के लिए। और मुझे ये बात ध्यान में आई कि जब मेरी पिटाई सोशल मीडिया में होती है तो एक दिन मैंने कहा कि ये सब तो डाइवर्शन के प्रॉब्लम है जो गालियां खा रहा हूं मैं। तो मैंने हमारे एनएचआई के चेयरमैन और उनको पूछा कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े इंजीनियर है, एक बहुत हमारे यहाँ इंजीनियर है, वो सब हमारे एनएचआई में ज्ञान बांटता है। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि दुनिया को ज्ञान बांटते हो तो तुमको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई क्या कि ये जो पूरा हेवी ट्रैफिक डाइवर्शन में होता है उसके लिए स्वयं स्टैंडर्ड का डाइवर्शन बनाना चाहिए, ये तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा? तो उसने मुझे कहा कि आपकी बात सही है, पर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि रोड का स्टैंडर्ड क्या होगा और डाइवर्शन का क्या होगा। तो मैंने वाला ये डाइवर्शन निकालने वाला जो महामानव है जिसने ये निकाला है वो कौन है, उसका सत्कार करिए, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति है जिसके कारण मैं साल भर दुनिया भर की गालियां खाता हूं। मुंबई गोवा रोड खराब है इसलिए अभी सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के यही उपस्थित है, तो मैं इसलिए नहीं खाता कि मुंबई गोवा रोड खराब है, वो डाइवर्शन पे ऊपर पूरे लोगों के फोटो निकाल के लोग मीडिया पे डालते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस के साथ आप लोग बता सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, करने की काबिलियत भी रखते हैं, पर जब वो जूनियर ऑफिसर रहते हैं तब बोलते हैं कि हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं, और जब वो बड़े अधिकारी बनते हैं तब किसी को कोई करने नहीं देते और किया तो बोलते तूने क्यों किया। अब वैसे अधिकारी यहां नहीं है कोई बैठे हुए। जो सरकार में सही गलत लिखा है वैसा करो, अपना अकल यूज मत करो, ऐसा सीनियर अधिकारी छोटे अधिकारियों को बताता है। कल जाके इंक्वायरी होगी और इसलिए सुधार का जो मौका है वो कम है। आईआरसी के बारे में, आईआरसी वैसे आईबीसी भी बननी चाहिए। मैं अभी कह रहा था कि मैंने आईआरसी के लोगों को बुलाया और मैंने उनको कहा 50 करोड़ 100 करोड़ मैं देता हूं, जगह भी देता हूं, आप 100% प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ फुल टाइम, उसमें लेबोरेटरी रखो, उसके लिए रिसर्च स्कॉलर तैयार होंगे,
वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसका आपको जानकारी मिलेगी। आप टेस्टिंग लेबोरेटरी करो। पर अभी तक आईआरसी में कोई बदल नहीं हुआ। आईआरसी की विशेषता ऐसी है कि वो जनरली श्रीनगर में होती है, यानी जो पर्यटन के दृष्टि से आकर्षक जगह वहां आईआरसी होती है। और सब इंजीनियर, अच्छी बात है, एंजॉय भी करना चाहिए। पत्नी को लेकर, कोई छोटे बच्चों को भी लेकर आईआरसी में एक एंटरटेन प्लेजर ट्रिप के रूप में आते हैं। ये इतने लाइट अप्रोच में ना बिल्डिंग कांग्रेस का सक्सेस होगा ना आईआरसी का होगा। तो पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब स्टेट गवर्नमेंट से पैसे मांगिए और नॉलेज, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ करना होगा तो ट्रेनिंग चाहिए, इनोवेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस चाहिए और जो स्टैंडर्ड्स है वो भी तैयार करने होंगे। थोड़ा सा मुझे आप माफ करिए, कहीं मेरे बारे में मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर कोई भी सरकारी बिल्डिंग में जाओ, अब मैं तो इतना एक्सपर्ट हो गया हूं कि कोई भी बिल्डिंग मुझे बताओ, मैं आपको विद इन ए सेकंड हजारों बिल्डिंग बताओ, मैं बताऊंगा ये सरकारी आर्किटेक्ट ने डिजाइन की है और ये जो बिल्डिंग है ये प्राइवेट आर्किटेक्ट ने डिजाइन की है, तुरंत ध्यान में आता है। इसका कारण क्या है? आपका दोष नहीं, दोष हमारा है। हमारे यहां वकील आते हैं, ये एनएचआई के पैनल पे हमको अपॉइंट करो। कौन आते हैं? जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती वही सिफारिश लेके आते हैं और हम दनादन रिमार्क लगाते हैं, इसको अपॉइंट करो। इसलिए जो जो प्रैक्टिस नहीं चलती चल हम उसको करते हैं। सरकार में कुछ आर्किटेक्ट अच्छे भी होंगे, इंजीनियर्स, पर जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती वो सरकारी आर्किटेक्ट। और जब अभी लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे भानु सिंह, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े जी थे और ये यूनिवर्सिटी बनने की बात उनको याद है कि बोबड़े जी के घर पर मीटिंग हुई और मैंने सुझाव दिया कि पहला काम यह करिए कि इसकी कंपटीशन करिए आर्किटेक्ट एसोसिएशन के साथ और देश भर के अच्छे आर्किटेक्ट को एक थीम बताओ और उसके बाद वो मॉडल तुम उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दो। बराबर अच्छा डिजाइन मिला और वो डिजाइन फिर पीडब्ल्यू ने कंस्ट्रक्शन किया, अच्छा डिजाइन मिला। कहीं ना कहीं हमारे यहां भी प्रतिभाशाली लोग हैं, गवर्नमेंट में भी है। कुछ इंजीनियर्स ऐसे थे कि वो इनोवेटिव थे, हर चीज में वो एक उनका अप्रोच था कि इसमें कैसे अच्छा हो सकता है। ये इनको मालूम है, मराठे साहब थे हमारे। मराठे साहब का हर काम में रवि भवन जो हमारे सरकारी निवास स्थान है तो उसको अच्छा बनाना था, तो हर उसके बंगले के पीछे कैसे लैंडस्केपिंग कैसे हो, प्लांट कैसे लगे, कलर कैसे लगे, कम पैसे में अच्छा कैसे हो, ये दृष्टिकोण था। अभी मैं कभी कभी अनुभव करता हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, अभी स्काई राइज बिल्डिंग बड़ी बड़ी ऊपर बन रही है, पर वो बिल्डिंग में जैसे वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बननी चाहिए, अफोर्डेबल बननी चाहिए, हाई गुड क्वालिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। अभी दिव्यांगों के लिए फैसिलिटी, आप वर्ल्ड में जाओ, हर जगह पर, एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, बिल्डिंग में दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था है। अब उसको कोई पैसा नहीं लगता, पर हमारे देश में प्रधानमंत्री के लेवल पर ऑर्डर निकालना पड़ा कि पहले आप ये करिए दिव्यांगों की व्यवस्था, तब ये पूरा शुरू हुआ। ईवी चार्जिंग स्टेशन हमको लगेंगे, मल्टी मॉडल हब्स बन रहे हैं और अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम। अब बिल्डिंग के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, पर मैंने हमारे यहां भी हजारों इंजीनियर काम करते हैं। मैंने कहा मैं 1 लाख रुपए अवार्ड मेरे पैसे से देता हूं, तुमने रोड के बाजू में जो नालियां बनाई है उसमें पानी बहता है क्या, ऐसी कोई नाली मुझे दिखाई है, मैं आपको अवार्ड दूंगा। है ही नहीं, बड़ा आसान उत्तर मिलता है। एनएचआई को पूछा कि वे पानी ड्रेनेज क्यों अच्छा, हमारा काम नहीं, वो हमने कारपोरेशन को हैंडओवर कर दिया। अरे बनाया पहले, कैसे बनाया? तो अभी हमने प्री कास्ट ही बनना चाहिए करके प्री कास्ट का मैंडेटरी किया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आपको कुछ बातों को मैंडेटरी करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन नाम की भी एक चीज होती है और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम करने की क्षमता आज हमारे विश्वेश्वरैया जी का, हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से उनका सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं।
और मुझे याद है कि महाराष्ट्र में पहली बार हमने उनके विशेष रूप से पुण्यतिथि के दिन में इंजीनियर्स डे मनाने का कार्यक्रम किया था। और ये कार्यक्रम करते समय डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर साहब थे और मैंने, हमारे उस समय 2 सेक्रेटरी थे, एक तांबे साहब थे और देशपांडे थे, इनको मालूम है दोनों। देशपांडे बहुत ही कंजर्वेटिव और स्ट्रिक्ट थे, उनके प्रति पीडब्ल्यूडी में कोई प्यार नहीं था। वो रिटायर्ड हो गए, उन्होंने चपरासी उनकी बैग लेकर नहीं गया बाहर, क्योंकि वो किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। AK देशपांडे और तांबे साहब, मैंने दोनों को बुलाया और मैंने उनको कहा कि किसी की सिफारिश नहीं मानना, मैं भी नहीं बताऊंगा, और आप किसी मंत्री का मत सुनिए। आप इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयरली जो अच्छे काम करते हैं वही इंजीनियर्स को अवार्ड दीजिए। और उन्होंने वैसे ही काम किया। और जब मैं अलेक्जेंडर साहब को मिलने के लिए गया तो अलेक्जेंडर साहब ने, दोनों सेक्रेटरी मेरे साथ थे, मैं तो प्रश्न पूछा कि आप जिनको अवार्ड दे रहे उनका सिलेक्शन कैसे किया। तो मैंने उनके सामने कहा, साहब ये दोनों बैठे हमारे सेक्रेटरी है, मुझे अभी तक कोई नाम मालूम नहीं है, और मैंने इनको कहा है कि 100% मेरिट पर करना है, किसी की सिफारिश नहीं माननी है। और इन्होंने जो, ये दोनों की भी इंटीग्रिटी ऐसी है कि ये ऐसा गलत निर्णय नहीं कर सकते, इतना मैं कह सकता हूं। और फिर उन्होंने, दोनों ने उनको गवर्नर साहब को एक्सप्लेन किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि एक एसी को अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद वो मुझे मिलने के लिए, मैं मलबार हिल पर रहता था, और वो आने के बाद इतने भावना प्रदान हो गए और मुझे देखकर उनके आंखों में आंसू आए, वो मेरे पैर छूने लगे। बोले, साहब मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हूं, मुझे कभी सपने में नहीं लगा कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, न मैंने किसी के पास जाके अपना बायोडाटा दिया था, न कुछ नहीं, मैं काम करता रहता था। पर मुझे कुछ न होते हुए मुझे अवार्ड मिला और मेरे काम का जो रिकॉग्निशन सरकार ने किया है, इसके लिए मैं आपको, मैंने, उनके मन में बहुत ये था, यानी एक प्रकार से समाधान था। ये जो समाधान है ये आप सब लोगों को भी मिलना चाहिए। कोई भी काम हम अच्छा करें और अच्छा काम करने के बाद अगर वो काम करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट भी मिलता है। अच्छे डिजाइन्स होते, अच्छी बिल्डिंग होती है, और इसमें अभी आपकी भी मर्यादा होती है, क्योंकि सिस्टम में काम करते करते आजकल हम पॉलिटिशियन है, मंत्री है, हमारे भी कोई आर्किटेक्ट होते, कॉन्ट्रैक्टर होते, इसको काम दो, उसको मत दो, आपके ऊपर प्रेशर आते रहता है। तो स्वाभाविक रूप से इन सब से मार्ग निकालते हुए भी अच्छे क्वालिटी का काम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें मैं आपको एक बताऊंगा कि मुंबई में स्टेट पीडब्ल्यूडी ने सह्याद्री गेस्ट हाउस बनाया, और वो भी उस समय जगताप थे शायद, जो बाद में वो जे कुमार के साथ काम करते थे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। और मुझे याद है कि आज वो जो सह्याद्री बना वो ताजमहल जैसा अच्छा बना है। कादरी करके आर्किटेक्ट थे और स्टेट पीडब्ल्यूडी ने वो काम किया, और आज भी मुंबई की बेस्ट बिल्डिंग बनी है। और इसलिए अच्छे काम करने की क्षमता निश्चित रूप से हम लोगों में है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अच्छे काम करने के लिए आप सब लोगों को एक प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक स्मार्ट विलेज बना रहा हूं, और वो विलेज में मेरी कल्पना ये है कि मैं 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट, 500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, जीवन भर बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, और घर की कीमत 5 लाख रुपए, और अच्छे क्वालिटी का। तो मुझे, मैं जब ये विलेज तैयार कर रहा हूं तो माड़ा के थ्रू करना था। तो माड़ा ने कहा कि 1000 रुपए कैसे होगा, हमारा मिनिमम रेट तो 2200-2400 है, उसके नीचे में कैसे कॉन्ट्रैक्ट देंगे, क्योंकि अब वो माड़ा का रेट क्यों ज्यादा है इसमें मैं जाना नहीं चाहता, पर मैंने कहा नहीं 1000 रुपए में करना है। अब मैंने आर्किटेक्ट प्राइवेट किया, उसको मटेरियल कौन सा डालने का बताया, मैंने अपने इसमें
जीत थी तो मैंने चाइना से मशीन ला के फैक्ट्री डाली और दीवारें बनाने की, जिसमें वो ये अपने फ्लैश सीमेंट और बोर्ड के ऊपर जो थर्मोकोल के बॉल होते हैं उसकी दीवारें बनती है। और वो ट्राई करके मैं अभी मेरे इसमें से अभी फैक्ट्री में से 5000 मकान इंदौर में बने और रेडीमेड पूरी पैनल्स बनते हैं। तो मैंने कहा इसकी स्लैब भी मैंने अपने घर पर 3 मंजिला का घर बनाया मेरे गांव में खेती पर, उसकी स्लैब भी बनाई, एकदम अच्छा बना। तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अच्छा काम विदाउट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल वाटर कंजर्वेशन की बात सोचा, आज मैं जो ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहा हूं अभी यहां से, उन्होंने वो पियर के बीच में से पाइप डालकर जमीन के अंदर पानी ये किया, अभी वो NHPWD वालों ने काम किया है। तो नेचुरली वाटर कंजर्वेशन का कैसा हुआ, आजू बाजू की जो ड्रेनेज के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज की जो सिस्टम है वो कैसी है, फुटपाथ के नीचे वो कैसी बनी है, लाइट लगाने चाहिए। क्वालिटेटिव अप्रोच टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाय यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अवेलेबल बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, उसका रिसर्च होना चाहिए और अच्छे काम करने वालों को सम्मान भी देकर उनको हमने उसका सत्कार भी करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स में भी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए भी हमको मैन पावर को भी तैयार करना पड़ता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विकसित भारत का सपना है वो निश्चित रूप से हम सब के लिए एक स्वाभिमान का विषय है, क्योंकि ये जो भारत है उसकी तुलना वर्ल्ड के देशों के साथ होगी कि यूरोपियन देशों में कैसा है, अमेरिका में कैसा है, हांगकांग में कैसा है, या ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, सिंगापुर में कैसा। अभी मैं इंजीनियर नहीं हूं और मुझे मालूम है कि सरकार में कोई भी आउट ऑफ बॉक्स काम करना कितना कठिन होता है। मलेशिया में वहां के इंजीनियर्स ने ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर में एक टेक्नोलॉजी लाई थी कि ऊपर का बीम जो है उन्होंने स्टील फाइबर में कास्ट किया और जिसके कारण 2 पियर के बीच में डिस्टेंस 120 मीटर तक बढ़ सकता है। तो मैं करते करते बहुत पसीना छूटा, गलत भी हो कुछ भी हो तो भी आउटडेटेड भी हो तो नहीं, सरकार ऐसी चलाओ बोलते हैं। सरकार में आजू बाजू देखना नहीं, जो सीनियर बोलता है वो कहो, गधा दिखता है तो भी सीनियर कह रहा गधा नहीं है, गधा घोड़ा भी होगा तो भी गधा कहो, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। इस प्रकार का माहौल होता है। पर ऐसे यंग इंजीनियर्स हैं कि जो ये करना चाहते हैं। अभी ये जो अवार्ड मिला, ये जो आप ये बिल्डिंग के सामने बैठे हो, ये एक पियर पर अभी एक ऊपर में एक पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो पहला जो है नीचे में रोड है, फिर दिल्ली मुंबई, दिल्ली मद्रास और मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन है, फिर उसके बाद में एक आरओबी है उसके ऊपर, और उसके ऊपर में मेट्रो है, यानी 4 लेयर है। और यहां भी अभी 3 लेयर। और अभी पूना में हम 50,000 करोड़ के मतलब एक ही पियर पर 3 लेयर। तो ये डिजाइन करने वाले भी इंडियन इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, कंसल्टेंट है। और इन सब में 2 चीजों के बारे में आप जरूर करना। हमारे यहां सुधारते हुए NHAI में टाइम लगा। ये प्रोजेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार करना। कोई भी प्रोजेक्ट में सबसे घोटालेबाज कोई होता है तो इसकी शुरुआत वहां से होती है। और ये घर में बैठ पे गूगल पर ही शायद बनाते होंगे और वहां से फिर वो DPR बन के बिल्डिंग का पूरा गलत डिजाइन, गलत DPR, रोड का गलत, और फिर जब प्रत्यक्ष काम करते हैं तो COS लगता है, फिर एक्सटेंशन ऑफ टाइम देना पड़ता है, फिर वो देते भी नहीं 1-1 साल, कॉन्ट्रैक्टर को झटके मारने लगते हैं और फिर इसमें पूरे काम डिले हो जाते हैं। परफेक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड फॉर रोड एंड फॉर ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए लोवेस्ट वाला निकाल दिया अभी हमने। हमारे नागरगोजे जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी नई पॉलिसी जो हमने स्वीकार की है उसमें लोवेस्ट नहीं है। मैंने एक बार हमारे सेक्रेटरी को प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करना है तो टेंडर लगा कि क्यों नहीं जाते डॉक्टर के पास लगाओ तब तुमको अच्छा डॉक्टर चाहिए, वहां लगाओ ना टेंडर, जो लोएस्ट है उसके पास जाओ, खोलो, बोला मेरा हार्ट नहीं चलता आपको। तो फिर ये रोड में क्यों ऐसा करते हो? तो पहली बात वो लोएस्ट वाला अभी हमने निकाल दिया। आप इसमें जो अच्छा DPR बनाएगा तो 2 पैसे भले कमाए, कमाने भी चाहिए,
अगर कोई डीपीआर बनाने वाला 2 पैसे नहीं कमाएगा तो कहां होगा? कंपटीशन में वो नीचे जा रहा है, और इसके कारण हमारे यहां बहुत दिक्कतें आई। और मैं स्टेट पीडब्ल्यू में था। सब हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है डीपीआर से। आर्किटेक्ट अच्छा चाहिए। आप 100 आर्किटेक्ट लो और उनको कहो कि ये हमने कंपटीशन रखी, आप आओ। आप 3 लोगों की कमेटी अपॉइंट करो, एक सिलेक्ट करो। आपको अच्छे डिजाइन मिलेंगे, आपको अच्छे रोड कंस्ट्रक्शन बना, डीपीआर बना, अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी मिलेंगे। मैं अभी 11 साल मंत्री हुआ, अभी मेरे को अच्छा नहीं है, मैंने बोला अब मेरा टारगेट एक है कि 5-7 लोगों को जेल में डालना। मैंने अभी आइडेंटिफाई किए, राह देख रहा हूं मैं कब इनॉग्रेशन होता है। जो फ्रॉड करेगा वो जेल में जाएगा, क्योंकि हम लोगों के जीवन के साथ खेलते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर्स, सिस्टम और उसमें यूजिंग ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी, उसमें डिजिटल प्रैक्टिसेस, ड्रोन का उपयोग, रडार का उपयोग और सब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क करोगे तो ही विकसित भारत बन पाएगा। ये जो लोएस्ट वाला काम है, ये जरूर है, लोएस्ट में ही करना है, पर लोएस्ट के साथ उसके टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन भी देखो। मुझे पहले समझता नहीं था। एक टावेल बनाने वाला हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर बना, तो मुझे पीएम साहब ने बोला ये तो टावेल बना था, ये कैसे बना? मुझे मालूम नहीं। मतलब मुझे बोले गुजरात का ये टावेल बनाता है बोले। पर उसने अच्छा काम किया, क्योंकि यह जॉइंट वेंचर जो होता है, टेक्निकल, फाइनेंशियल और क्वालिफिकेशन, इसमें तो आप लोग का हाथ नहीं पकड़ सकता। मुझे याद है कि हमने मुंबई में जब 55 फ्लाईओवर बनाए, मैं 96 की बात कर रहा हूं, तब उसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए थी एस्टिमेट कॉस्ट। हमने 900 करोड़ में बनाया, 2 केवल इतनी बचत हुई। फिर हमने मुंबई पुणे हाईवे बनाया तो उसकी कीमत थी करीब 3600 करोड़ लोएस्ट टेंडर। एमएसआरडी से तरफ से वो काम हुआ, वो 1600 करोड़ में हुआ। अभी झोजिला टनल हम बना रहे हैं, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने 1 साल उसके ऊपर काफी वर्क हुआ, काफी इंटरेस्ट लिया, टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन बदले। अब हमारा जो हुआ वो काम जो 5,000 करोड़ रुपए बच गए। लोग भी होशियार है, मीडिया भी स्ट्रांग है। अभी हमारे टेंडर निकलने के बाद वो 30-40% बिलो है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे प्रश्न पूछा कि तुम्हारे 4 लेन कंक्रीट रोड की कीमत इतनी है और ये सरकार ने निकाली इनकी इतनी है, ये फर्क कैसा है? मैंने बोला शायद कोई सिल्वर कोटिंग लगाया होगा बीच में उन्होंने, इसलिए ज्यादा होगी। अब लोग भी बहुत जागरूक बन गए हैं और इसलिए सोशल मीडिया के कारण छोटी छोटी बातों को पब्लिश करने लगे हैं। अब छुपाई नहीं जा सकती बातों को, और इसलिए क्वालिटी कॉन्शियसनेस ये बहुत आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा, आपके अध्यक्ष को, कि मैं आपके लिए मदद मांगने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के सब मिनिस्टर को कहूंगा, आप बिल्डिंग कांग्रेस के लिए 100% फुल टाइम रिसर्च, ट्रेनिंग और सक्सेसफुल एक्टिविटीज के लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूशन तैयार करिए फुल टाइम। और उसमें जिनको ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, जिनको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिनको स्टडी में इंटरेस्ट है, उन लोगों को रिटायरमेंट मिलने के बाद लो। जिनको टेंडर लगाने में इंटरेस्ट है उनको मत लो, वो उनका एक्सपर्टाइज उधर है, वो करने दो उनको। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एकेडमिक है। और इस प्रकार से वर्ल्ड में जिन जिन देशों में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अनुरूप अगर आपने इसमें सुधार किया तो विकसनशील भारत ऐसा बनना चाहिए कि एक एक बिल्डिंग देखने के लिए विदेशों से लोग आने चाहिए, एक एक रोड देखने के लिए आने चाहिए, एक एक ब्रिज देखने के लिए आने चाहिए। और मैं ये पॉजिटिवली कहता हूं कि आप सब में वो क्षमता है। क्षमता की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट में अच्छे काम करने वालों को प्रोटेक्ट करना। मेरे पास बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई स्ट्रिक्ट अधिकारी रहता था, अभी भी होता है, और वो थोड़ा कड़क स्ट्रिक्ट होता है, तो नेचुरली उसके खिलाफ लोग लगते हैं। तो मैं जब कोई स्ट्रिक्ट और ईमानदार अधिकारी है उसका गार्डियन मैं हूं। आप मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम आया तो मैंने उसके ट्रांसफर करूंगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में इस सेक्टर को विकसित भारत के साथ अगर आपको बनाना होगा
तो आपको क्वालिटेटिव अप्रोच स्वीकारना होगा। और क्वालिटी ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जो लगातार बदलते रहती है। यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। अब देखो हमारे इंजीनियर्स भी कितना अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे देश में ये लीगेसी वेस्ट है। हमारे इंजीनियर और लोगों ने काम शुरू किया और मैंने कहा ये इसको सेग्रीगेट करके हम रोड में लाएंगे। तो हमने अभी तक 80 लाख टन सेग्रीगेट करके रोड में डाली। और अभी हमारे लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि पूरे देश में 15 शहरों में 50% ये लीगेसी वेस्ट है। और हमने 5 साल का कार्यक्रम बनाया कि 5 साल में पूरे देश की ये लीगेसी वेस्ट हम रोड के नीचे डालकर भारत को इस कचरे से मुक्त करेंगे। ये हमने कार्यक्रम लिया है और अब शुरू किया है, यानी स्वच्छ भारत अभियान का काम हुआ। फिर मैंने हमारे इंजीनियर को कहा कि ये जो सीवेज वाटर है जो शुद्ध करके, अभी नागपुर में हमारे, अभी मैं यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, 9 साल से हम टॉयलेट का पानी बेचते हैं हमारे यहाँ। वो मेरी कल्पना थी और अब हमको पानी बेच के 300 करोड़ रुपए साल के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलते हैं। तो अब मैंने हमारे यहाँ 4-5 करोड़ वो पानी है। तो मैंने कहा ये जो पानी होता है ये पानी रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग में आ सकता है क्या। तो उसने काम पे लगे, टेस्टिंग रिपोर्ट लिए, कौन सी ग्रेड है वो निश्चित किया। अब हम नोटिफाई कर रहे हैं कि जो वाटर रिसाइकलिंग करके इस ग्रेड का होगा वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है। क्या इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? और इसलिए ऐसी वाटर कंजर्वेशन का काम है। हमारे यहाँ स्टेट पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे पाटिल, डीवी पाटिल, एमवी पाटिल। वो एक व्यक्ति ने, टेंग साहब भी है उनके साथ काम करते थे, इन्होंने भी अच्छा काम किया। इन्होंने उस समय पश्चिम विदर्भ में भी जहाँ किसान आत्महत्या करते थे वहां वाटर कंजर्वेशन में उन्होंने काम किया। अब इतना काम हुआ, ये मेरा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं तो फॉलो अप करता हूं उसका, पर मुझे अब 13 डॉक्टरेट मिली है, 13 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट भी नहीं। और उसमें से 60 डिलीट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है और 5 जो है वो वाटर कंजर्वेशन में मिली है। और वो काम अच्छा किसने किया? तो पाटिल ने किया, टेंग साहब ने। अभी हम लोग 25 साल हमारे एनजीओज को पूरे हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन में अच्छा काम किया है उन सब इंजीनियर्स को बुलाओ, हम उनका सत्कार करेंगे, क्योंकि उनके इस कंट्रीब्यूशन ने कितने लोगों की जान बचाई, कितना कुएं में पानी आया, कितने किसानों की आत्महत्या हुई। ये पाटिल ने और टेंग साहब ने जो काम किया बुल्डाना अजेंडा में, उसमें पूरे नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया। जो लेक थे उसका जो वेस्ट मटेरियल था वो निकाला, एग्रीगेट, और रोड में लाया, फ्री ऑफ चार्ज काम हुआ। 17,000 हमारे एक ट्राइब कम्युनिटी है धनगर समाज की, वहां से माइग्रेट होती थी। अब पानी बढ़ गया, कुएं में पानी आ गया, वाटर लेवल बढ़ गई। अब एक भी परिवार वहां से माइग्रेट नहीं होता, एक किसान आत्महत्या नहीं करता, वो 3-3 क्रॉप लेने लगे। वहां की परिस्थिति बदल गई ड्यू टू इनिशिएटिव टेकन बाय पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स। उन्होंने करने के कारण ये हुआ। तो मुझे लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स जो हमारे समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छे हैं। और आपने ये जो कॉन्फ्रेंस यहाँ ली है इसमें आप सब लोगों के अनुभवी लोग भी इसकी चर्चा करने वाले हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि ये चर्चा से, ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन से, एक बात मैं अक्सर कहते रहता हूं कि यू कैन डोनेट आ बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ विजन इज ए प्रॉब्लम। और फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में फ्यूचरिस्टिक विजन हमारे क्षेत्र की क्या हो, इसकी चिंतन और चिंता दोनों करते हुए वर्ल्ड सक्सेसफुल प्रैक्टिस के साथ हमें अपने स्टेट में, अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में कितना अच्छा काम करना है कम कॉस्ट में, ये भी जॉब सेटिस्फैक्शन है। और निश्चित रूप से ये जो काम अच्छा करेंगे उनको समाज भी याद रखेगा। और इसलिए आप यहाँ नागपुर में आए हैं और इस सब सेमिनार से आपके यहाँ जो कुछ अनेक नई नई बातों पर विचार होगा, चिंतन होगा, उससे नई प्रेरणा और नई विजन आपको मिलेगी और आपके जीवन में आप बहुत सफल और अच्छा काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, ताकि आपको ऐसी शक्ति और ताकत मिले कि विकसित भारत में आप जहां भी हो क्वालिटी का और अच्छा काम करने की विजन
प्रेरणा और कैपेबिलिटी आप सब में निर्माण हो. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.